नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक बंसल हूँ। मैं एमवाई हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई पेशेंट को अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, वो आपके सामने कोलैप्स हो जाता है, तो हम उस सिनेरियो से कैसे डील करें। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवाशीष रॉय, जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर हैं, और डॉक्टर अमृता, जो भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर है। तो आप इमेजिन करिए कि आपके सामने एक पेशेंट है जो अचानक से कोलैप्स कर गया है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे। क्योंकि नॉर्मली ऐसे सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, और हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट का एक गोल्डन आवर है वो मिस कर देते हैं। ऐसा ना हो, उसके लिए क्या टेक्निकल चीज़ें रहती है, ये हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जिसके लिए करीब 5 बेसिक सिंपल स्टेप्स होते हैं। इंडियन डाटा बताता है कि प्रतिवर्ष भारतवर्ष में करीब 20 लाख लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है, और अगर उन 20 लाख लोगों को हम प्रॉपरली बेसिक लाइफ सपोर्ट, एयरवे कंप्रेशन, ब्रीदिंग अगर दे पाएँ, तो उसमें से 10 से 20% पेशेंट्स की हम जान बचा सकते हैं, उनको सकुशल हम हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छा फिगर है। हम हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, पेशेंट की फैमिली के लिए कुछ हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो है सीन सेफ्टी। मतलब कि हमें सबसे पहले देखना है कि जिस जगह पेशेंट कोलैप्स हुआ है वो सीन उसको सीपीआर देने के लिए सेफ है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई बहुत खुले वायर पड़े हों जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो रहा हो, या वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बारिश का पानी हो, बाढ़ का पानी हो। तो हमें सबसे पहले पेशेंट को साइड में लेकर जाना है, एक सख्त सरफेस पे हमें उसको लिटाना है, किसी सॉफ्ट गद्दे पे हमें उसको नहीं लिटाना है, सख्त सरफेस पे हमें लिटाना है जहाँ पर हम उसको प्रॉपर सीपीआर दे पाएँ। तो एक बार हमने जब सीन सेफ्टी असेस कर ली, तो उसके बाद फिर हम पेशेंट का रिस्पॉन्स असेस करेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्डिंग है कि नहीं। डॉक्टर देवाशीष आपको बताएंगे कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे असेस करना है। आप लिखो। ऐसे 3 बार हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, और अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमें इमीडिएटली हेल्प के लिए कॉल करना है। हेल्प के लिए कॉल मतलब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो हमें डेफिनेट रोल्स असाइन करना है। डेफिनेट रोल्स असाइन करना है मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने पेशेंट है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम रोल्स असाइन करेंगे कि मैडम आप हमारे साथ चेस्ट कंप्रेशंस में हेल्प करेंगी, डॉक्टर साहब आप चेस्ट कंप्रेशंस देंगे, मैडम आप एईडी डिवाइस लेकर आइए, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइस, जिससे हम पेशेंट को शॉक कर पाएं। इस तरह का एक डिवाइस आता है जो जनरली रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट्स पे होता है, और ये डिवाइस आप अपने साथ कहीं टूर पे जा रहे हो तो भी साथ लेकर जा सकते हैं, आपकी बस में, आपकी टैक्सी में आप रख सकते हैं। और भाई साहब आप पेशेंट के रिलेटिव्स को ढूंढ लीजिए, और साथ में आप एम्बुलेंस वाले को भी फोन कर दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन ही यहाँ पर दे पाएंगे, हम पेशेंट को इलाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास एक हेल्प नहीं आ जाती है, तब तक हम एक्चुअली पेशेंट को रिवाइव करके रख सकते हैं, उसका सर्कुलेशन, उसका जो ब्लड फ्लो है वो हम कंटिन्यू करके रख सकते हैं जब तक कि हमारे पास हेल्प नहीं आए। लेकिन हम कार्डियक कंप्रेशन चालू करें उसके पहले ही हमें ये सारे हेल्प्स वगैरह असेस कर लेने चाहिए, हमें हेल्प बुला लेनी चाहिए, ताकि जब तक हम कार्डियक कंप्रेशन दें हमारी हेल्प आके तैयार हो जाए। हम 45 मिनट तक पेशेंट का सर्कुलेशन जो है वो रिवाइव कर सकते हैं। अब हम आएंगे सीधे, एक बार हमने देख लिया कि सीन सेफ है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हमने हेल्प के लिए असेस कर लिया है, हमने हेल्प के लिए बुला लिया है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि पेशेंट का पल्स आ रहा है कि नहीं, पेशेंट का नब्ज आ रहा है कि नहीं। डॉक्टर देवाशीष आपको बताएंगे कि पेशेंट का पल्स कैसे चेक करना है। पहले आके हमारा जो ज्वाइंट पाइप होता है उसको देखने, उससे थोड़ा सा साइड में जाना है, जो गड्ढे मिलेगा उधर पे हाथ को रखना है, और कोई पल्सेशन आ रही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। हम बस 10 सेकंड तक वेट कर सकते हैं पल्सेशन के लिए। अगर 10 सेकंड तक कोई पल्सेशन नहीं आए तो हमको सीपीआर चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें पल्स नहीं मिल रही है तो हम इमीडिएटली सीपीआर चालू करेंगे, हम और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज हमें 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेनी है। अब जब हम कार्डियक कंप्रेशन चालू करेंगे तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे कंप्रेशन चालू करना है, लेकिन हमें एटलीस्ट 30 चेस्ट कंप्रेशन देने रहेंगे। उसके बाद हमें 2 ब्रेथ्स पेशेंट को देनी रहेगी। और ये जो चेस्ट कंप्रेशन है ये देने के लिए हमें एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस जो है कंप्रेस करना है चेस्ट को, और उतना ही फिर हमें छोड़ना है ताकि वापस से चेस्ट ऊपर आए और हार्ट के अंदर वीनस रिटर्न आ जाए, हार्ट के अंदर कार्डियक फिलिंग हो जाए। ये चेस्ट कंप्रेशन जो है वो हम देंगे एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हमें 100 से 120 की गति पे चेस्ट कंप्रेशन देना रहेगा। तो हम 30 कंप्रेशन देंगे, फिर हम 2 ब्रेथ देंगे। इसको हम बोलते हैं कि हमने एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर ली है। ऐसे हमें मिनिमम 5 साइकिल्स कंप्लीट करनी रहेगी 2 मिनट के अंदर में, और 5 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद में फिर हम रोल्स इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब जो कंप्रेशन दे रहे हैं वो ब्रेथ देने चले जाएंगे, और जो ब्रेथ दे रहे हैं वो कंप्रेशन देने के लिए आ जाएंगे। तो अभी डॉक्टर देवाशीष और डॉक्टर अमृता आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि चेस्ट कंप्रेशन और ब्रेथ कैसे देना है।
तो इसका जो निपल लेवल होंगे उनके नीचे लोअर 1/3 जो स्टार्नम जो ये निपल पे जो बोन है, चेस्ट बोन है, उसके लोअर 1/3 को ऊपर हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना पड़ेगा। पहले आपको तो हाथ को ऐसे मुट्ठी बनना पड़ेगा और लोअर 1/3 के ऊपर रखना पड़ेगा और उसको बस इधर कमर से बेंड करके उसको देना पड़ेगा। शोल्डर या हाथ को बेंड करके नहीं देना है, ऐसे देना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जब आपके 30 चेस्ट कंप्रेशंस हो जाए, इसके बाद हम 2 ब्रेथ देंगे। ब्रेथ देने के लिए आपको पेशेंट का गर्दन ऐसे करना पड़ेगा और मुंह अच्छे से खोलना पड़ेगा और अंदर 2 बार आपको फूंकना है। और अगर आपके पास बैग है तो बैग आप ऐसे लगा सकते हो, सी टेक्निक में पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है और 2 बार अच्छे से इसको ऐसे दबाना रहता है और वापस हम इसके बाद चेस्ट कंप्रेशन चालू करेंगे। तो ब्रेथ देने के लिए जरूरी है कि अगर एम्पू मास्क हो तो उसको पूरा प्रेस करना है और फिर उसको पूरा खुलने का वापस मौका देना है, फिर वापस पूरा प्रेस करना है, उसको वापस आने का मौका देना है। तो ये हमारे एक साइकिल हुआ है। ऐसे हमें मिनिमम 5 साइकिल्स करने रहेंगे। 5 साइकिल्स करने के पहले हमें न तो पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स फिर से असेस करना है, न ये देखना है कि वो रिवाइव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये हम करते रहेंगे जब तक कि या तो हमारे पास कोई हेल्प अराइव ना हो जाए या हमारे पास ये डिवाइस ना आ जाए जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये एक शॉकिंग डिवाइस है, शॉक देने वाली डिवाइस है, मतलब बिजली का झटका देने वाली डिवाइस है। जब ये हमारे पास आ जाएगी तो ये डिवाइस जो है उसके पास में 2 पैड्स रहेंगे। एक पैड हमें पेशेंट के राइट साइड में ऊपर की तरफ चिपका देने का है और दूसरा हमें पेशेंट के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ चिपका देने का है। उसके बाद में फिर हम इसका जब पावर बटन दबाएंगे तो वो पेशेंट के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नर्व्स को असेस करके बताएंगे कि उनकी जो रिदम है, हार्ट की जो गति है वो शॉकेबल है कि नहीं, मतलब उसमें शॉक देने की जरूरत है कि नहीं है। अगर उसमें शॉक देने की जरूरत होगी तो डिवाइस आपको वर्बल एक कमांड प्रॉम्प्ट करेगी कि डिवाइस आप शॉकेबल है रिदम और आप शॉक दीजिए। शॉक देने के लिए सबसे पहले हमें सीन सेव करना है, मतलब कि हमें जितने भी हमारे अटेंडेंट्स है सबको बोलना है कि सब पेशेंट की बॉडी से दूर हो जाइए। जब सब दूर हो जाए और आपको लगे कि ऑल क्लियर है तो जोर से ऑल क्लियर बोलना है और ये जो ऑरेंज बटन है वो हमें एक बार दबा देना है। जैसे ही हम ऑरेंज बटन दबा देंगे शॉक डिलीवर हो जाएगा और शॉक डिलीवर होने के बाद हम डिवाइस को फिर साइड में रख के और फिर वापस से हम चेस्ट कंप्रेशन देना चालू कर देंगे, जो हमें लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे देना है। शोल्डर्स हमें एकदम स्ट्रेट रखना है, मूवमेंट हमारा हिप जॉइंट पे रखना है और 5 सेंटीमीटर नीचे प्रेस करके वापस उतना ही आने का मौका देना है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हमें पूरे 30 कंप्रेशन देना है और फिर हमें 2 ब्रेथ देना है। फिर हम ऐसे 5 साइकिल्स करेंगे और हम रोल इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब जो ब्रेथ दे रहा है वो कार्डियक कंप्रेशन पे आ जाएगा और जो कार्डियक कंप्रेशन दे रहा है वो ब्रेथ पे चला जाएगा। तो ऐसा हमें करते रहना है जब तक कि हमें कोई हेल्प नहीं आ जाती है। और हमने एक बार अगर डिवाइस से शॉकेबल रिदम डिलीवर कर दी है तो फिर 5 साइकिल्स के बाद अगर हमने पहली बार में शॉक दिया था, मतलब रिदम शॉकेबल थी, तो 5 साइकिल्स के बाद हम फिर से एक बार ये AED कनेक्ट करके देखेंगे और अगर उसमें लगता है कि रिदम शॉकेबल है, मतलब डिवाइस अगर बोलती है कि शॉकेबल रिदम है, तो हम फिर से शॉक देंगे और फिर हम CPR जो है वो कंटिन्यू करना चालू कर देंगे। क्योंकि कई बार शॉकेबल रिदम होती है, मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नाम की जो बहुत तेज हार्ट बीट हो जाती है, उसके अंदर भी पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं और उसके अंदर इस तरह से शॉक देने के बाद पेशेंट को रिवाइव करना संभव होता है। तो अगर आपको लगता है कि इसको रिदम शॉकेबल है तो 5 साइकिल्स के बाद आप फिर से AED कनेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन इन सब में हमें 10 सेकंड से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेना। मतलब 5 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद में चाहे वो हमें ब्रेथ देना हो चाहे हमें AED देना हो, 10 सेकंड से ज़्यादा का गैप नहीं देंगे। हम विदिन 10 सेकंड्स वापस से एक बार ये नया साइकिल चालू करेंगे, फिर हम 5 साइकिल्स देंगे टिल द टाइम हेल्प अराइव, जब तक कि हमारे पास हेल्प नहीं आ जाती। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि कैसे हम हमारे कार्डियक कंप्रेशन देंगे, कैसे एक कोलैप्स पेशेंट को हम रिवाइव कर सकते हैं। और अगेन टेक होम मैसेज ये है कि उस वक्त पैनिक ना करें, गोल्डन आवर में हम हमारे पेशेंट को रिवाइव करें। इससे संबंधित कोई भी डाउट्स रहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन MGM मेडिकल कॉलेज हमेशा तैयार है। आपकी कोई भी गैदरिंग होती है आप बुलाएं, हम आके आपके सामने ये मैनिक्यूल लेके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पेशेंट को कैसे आप रिवाइव कर सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके किसी भी एक जान को हम बचा लें। अगर हमारे सामने ईश्वर न करे 100 पेशेंट कोलैप्स होते हैं कभी न कभी हमारे जीवन काल में, अगर हम एक का भी अगर जिंदगी बचाने के लिए कामयाब हो सकते हैं तो वो उसके परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए काफी बड़ा योगदान है। धन्यवाद।